नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा एक अड्डा बन चुका है देशद्रोहियों का। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ अभद्रता की गई, उनकी पिटाई की गई और उसके साथ उनको मार्शल से बाहर फेंकवाया गया। और क्यों? क्योंकि उन लोगों ने आर्टिकल 370 के रिस्टोरेशन के रेजोल्यूशन के विरोध में नारेबाजी की, भारत माता की जय के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए। ये नारा क्या हिंदुस्तान विरोधी है? ये नारा क्या विधानसभा में नहीं लगाना चाहिए? जबकि तुम अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हो और स्पीकर बैठकर मुस्कुरा रहा है, देख रहा है, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर है और इसलिए हंगामा शुरू हो गया विधानसभा के अंदर। क्योंकि रेजोल्यूशन जो लाया गया और ध्वनि मत से इसे पारित किया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक विरोध करते रहे। और जितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के अलावा, चाहे वो राशिद इंजीनियर का भाई अहमद खुर्शीद हो या फिर लोन हो या फिर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी का हो, सारे गुपकार गैंग के लोग इकट्ठे हो गए। सीपीएम का विधायक भी उनका साथ दिया और सब लोगों ने मिलजुल कर आर्टिकल 370 को फिर से जम्मू कश्मीर में लागू करने, 35A को लागू करने और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए रिजोल्यूशन पारित कर रहा था। और वहां पर खड़ा क्या था? वहां पर पीडीपी का एक विधायक एक तख्ती लेकर खड़ा था, केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहा था, आर्टिकल 370 पर कश्मीर की भावना की बात कर रहा था। और वो तख्ती लेकर जब खड़ा है तो स्पीकर को यह बोलना चाहिए, स्पीकर को उसे मार्शल से बाहर निकलवाना चाहिए कि ये विधानसभा के अंदर तख्ती लेकर कैसे आ गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक आगे बढ़ा और उस तख्ती को छीनने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की, उससे उलझा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक विधायक उसके सपोर्ट में आ गया। जो पीडीपी का विधायक तख्ती लेकर खड़ा था, उसके पीछे लोन का एक विधायक आ गया, फिर अहमद खुर्शीद आ गया, फिर ये सारे के सारे 5-6 विधायक वहां पर जुट गए। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के भी 3-4 विधायक वहां पर खड़े हो गए। 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, उसे घायल कर दिया गया, पीटा गया विधानसभा के अंदर। और स्पीकर देखता रहा। अब्दुल्ला गैंग और मुफ्ती महबूबा का पूरा गैंग एकजुट हो गया था, क्योंकि मामला आर्टिकल 370 का था, 35A का था। और इसलिए इन लोगों ने ऐसी एकजुटता दिखाई कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बैकफुट पर आना पड़ा। वो लोग नारेबाजी कर रहे थे, नारा लगा रहे थे भारत माता की जय का, नारा लगा रहे थे वंदे मातरम का। और ये कश्मीर के वो मौलाना गैंग के लोग जो भारत माता की जय का नाम सुनते ही ये लोगों के कानों में ऐसे लगता है कि पिघला हुआ शीशा डल गया है, छटपटाने लगता है, चिल्लाने लगता है। और उसके बाद इन लोगों ने वही हरकत की जो इससे उम्मीद की जा सकती थी। इससे यही उम्मीद की जा सकती थी कि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होगा, विधानसभा का सत्र चलेगा, तो ये हंगामा करेगा। क्यों हंगामा करेगा? इसलिए कि इससे प्रेशर डाला जाए केंद्र सरकार के ऊपर। इन लोगों का इंटेंशन सामने आ गया है कि देखिए, हम लोग ये रिजोल्यूशन इसलिए ला रहे हैं जिससे कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 लागू करने पर मजबूर हो जाए, 35A लागू करने पर मजबूर हो जाए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर मजबूर हो जाए। ये केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, मोदी शाह को चैलेंज कर रहे हैं कि देखो, तुमने चुनाव करवाया और हम इस चुनाव का कैसे फायदा उठाते हैं, कैसे सरकार बनने के बाद आपके नाकों में दम कर देते हैं। ये चालाकी है इन लोगों की, ये धूर्तता है। इसलिए जम्मू कश्मीर असेंबली में 2 दिनों से लगातार हंगामा चल रहा है। सत्र चलने का मतलब यह था कि अब
अगर 2019 के बाद से पहली बार विधानसभा गठित हुआ है, सत्र चल रहा है, तो यह बात की जाए कि कश्मीर के किन क्षेत्रों में फिर से आतंकी हमले बढ़ गए हैं। इस बात की चर्चा जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए कि टारगेट किलिंग कैसे हो रहा है। इसके लिए हम लोगों को मिलजुल कर क्या करना चाहिए, विधानसभा में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि वहां पर मजदूरों को और खासकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। क्या फिर से जम्मू कश्मीर में वही हालात होने वाले हैं जो उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर होने के समय में हुआ था, क्योंकि ये बाप बेटों की जोड़ी वैसी ही धारणा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वही परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, ये टारगेट किलिंग के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर, उसने सीधे तौर पर कहा कि देखो ये सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। तो अस्थिर करने की कोशिश है तो सारे सबूतों के साथ विधानसभा में इस पर चर्चा क्यों नहीं करवाते, इस पर की रिजोल्यूशन लेकर क्यों नहीं आते कि आखिरकार अचानक से ऐसा क्या हो गया कि साउथ कश्मीर के इलाकों में एक के बाद एक हमले होने लगे। 15 दिन में इतने हमले हो गए एक ही साथ, जबकि सीएम के तौर पर अब्दुल्ला की शपथ होती है और तीसरे दिन ही हिंदू मजदूर को मार दिया जाता है। इस बात की चर्चा क्यों नहीं हुई कि दो अकेले काम करने वाला मजदूर, दो शुभम कुमार और अशोक चौहान की सरेआम गोली मार दी गई, अशोक चौहान की हत्या कर दी गई, शुभम कुमार किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ, घायल तो हो गया। इस बात की चर्चा क्यों नहीं की गई? टनल में काम करने वाले मजदूरों के कैंप पर कैसे 2 आतंकियों ने हमला किया, जिसमें एक वही गंदरबल का था। ऐसे कैसे लोकल लेवल पर फिर से आतंकवाद पनप रहा है, गांवों में आतंकवादियों को पनाह दी जाने लगी है। ये जो जीत कर आया है विधायक इसका, वो टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी में लगा हुआ है, आतंकियों को संरक्षण दे रहा है। इस बात की चर्चा करते तो सबूत आता और उसके बाद अब्दुल्ला की सरकार के ऊपर खतरा हो जाता, क्योंकि इसके लोगों ने भी इसके जितने आतंकी संगठन हैं उसके साथ डील की थी चुनाव के पहले कि देखो अगर इस बार इन सारे छोटे पार्टियों और पीडीपी, कांग्रेस, एनसीपी और दूसरी पार्टियों के बीच अगर ये सारे वोट बट गए, समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और सारे मुस्लिम कैंडिडेट ही दे रखा है घाटी के क्षेत्र में, अगर ये वोट बट गया तो फिर सरकार नहीं बन पाएगी और सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, जिसका मुख्यमंत्री एक हिंदू होगा। लेकिन इन लोगों ने वो डील करके इन आतंकी संगठनों के साथ लोगों को मैनेज किया और आज इसी का परिणाम हो रहा है कि वहां आतंकी हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन विधानसभा में इसकी चर्चा नहीं होगी। विधानसभा में चर्चा क्या होगी? सबसे पहले दिन ही, सत्र के पहले दिन, पहले वाहिद पारा लेकर आया एक रिजोल्यूशन, जिस रिजोल्यूशन में आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने की बात कही गई और पीडीपी के इस रेजोल्यूशन के बाद क्या हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकफुट पर आ गई। अब अब्दुल्ला को लगने लगा पीडीपी आगे बढ़ने वाला है, इसलिए उसने उसके रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने तरफ से लाया और उसके बाद इसे पारित करवा दिया। इसी के स्पीकर, इसी के लोग, इसी का बहुमत। और फिर कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि कभी भी सीधे तौर पर नहीं बोली है और कांग्रेस के नेता ये राहुल गांधी जैसे लोग कभी भी सीधे तौर पर यह बात नहीं स्वीकार किए कि फिर से आर्टिकल 370 रिस्टोर होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में फिर से लागू होना चाहिए 35A। लेकिन बैकडोर से यह समर्थन करता हुआ नजर आया। भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी पार्टियों ने इस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया, यानी कांग्रेस के विधायक भी इसके पक्ष में वोट किए और फिर भी कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। एक बार भी नहीं बोल रहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली में जिस तरीके से मारपीट हो रही है, स्पीकर चुपचाप बैठा हुआ है, पुलिस और मार्शल अंदर बुलाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की पिटाई कराई जा रही है, उसका परिणाम गलत हो सकता है। वहां इसलिए लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए हुआ था कि जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्या, वो विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्या लेकर विधानसभा के अंदर आएंगे और वहां पर इस बात की चर्चा होगी कि और अच्छा क्या किया जा सकता है अभी की स्थितियों के अनुसार। यानी यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी में
अपने लोकल समस्याओं को लेकर विधानसभा में आता और उससे एडमिनिस्ट्रेशन में जाता और सुधार की गुंजाइश होती। लेकिन इन लोगों ने तो ये सारे मुद्दे छोड़ दिए, 3 दिन के अंदर ही हंगामा शुरू कर दिया। पहले दिन से ही आर्टिकल 370 का राग अलापने लगा, स्टेटहुड की बात करने लगा और इस पर जब विरोध किया गया तो मारपीट पर उतर आया, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या कम है, इन लोगों की अपेक्षा कम है। और ये जो अलग अलग भरे हुए हैं, अलग अलग पार्टियां बनी है, वो सब एकजुट हो जाता है इस मसले पर। भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ जाती है और इसलिए इनके विधायकों की पिटाई हो रही है। ये जो इशारा कर रहा है वो यही इशारा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होनी ही नहीं चाहिए, उसे भंग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस आधार पर यूनियन टेरिटरी बनाया गया उसमें पुडुचेरी और दिल्ली का मॉडल लिया गया। मतलब यूनियन टेरिटरी विथ असेंबली। अगर यूनियन टेरिटरी है तो उसको विदाउट असेंबली भी हो सकता है, जैसे दूसरे मॉडल हैं, चंडीगढ़ का मॉडल है, अंडमान निकोबार का मॉडल है। उस तरीके से क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यहां पर यह जिहादी तत्व विधानसभा को हाईजैक करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में विधानसभा की जरूरत क्या है? जब तुम विधानसभा का इस्तेमाल पाकिस्तान को सबूत देने के लिए, यूएन में हंगामा क्रिएट करवाने के लिए, भारत की छवि खराब करने के लिए, केंद्र सरकार को अनकंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए, इस तरह के गतिविधियों के लिए अगर करते हो, देशद्रोही गतिविधियां अगर तुम्हारे विधानसभा के अंदर चलती है, तो विधानसभा के स्पीकर को, सबसे पहले स्पीकर को बर्खास्त करना चाहिए। और यही एलजी सोच रहे हैं कि कैसे इन लोगों पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि स्पीकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को असेंबली से बाहर फेंकवाया है और मार्शलों का उपयोग किया है, उस पर एक्शन तो होगा। क्योंकि स्पीकर इतना बेलगाम नहीं हो सकता कि जो इन लोगों के विधायक हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, पीडीपी के हो, या सज्जाद लोन की पार्टी के हो, या राशिद इंजीनियर की पार्टी के हो, या जमात ग्रुप के हो, या इंडिपेंडेंट हो, ये सब जब इकट्ठा होकर देशद्रोही काम करेंगे, अंदर में हंगामा खड़ा करेंगे, भारत के खिलाफ बात करेंगे, तो फिर ऐसे में स्पीकर को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए। तो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, तो स्पीकर को बर्खास्त करने की बात होनी चाहिए। और सीएम अब्दुल्ला से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या चीफ मिनिस्टर बनने के पीछे यही मकसद था कि भारत के खिलाफ वहां पर कॉन्स्पिरेसी करेंगे, साजिश चलाएंगे, ये पूरा का पूरा गैंग इकट्ठा करके विधानसभा के अंदर रखे हो? इसलिए विधानसभा को भंग करके ये स्पीकर और सीएम अब्दुल्ला पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मांग कर रहे हैं कि ये लोग विधानसभा को जैसे हाईजैक किए हुए हैं, इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा, और भारत के खिलाफ अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो इस विधानसभा को सत्र चलाना तो छोड़ दीजिए, रहने की जरूरत ही नहीं है। इसे भंग किया जाना चाहिए, सीएम को बर्खास्त किया जाना चाहिए, स्पीकर को बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।